प्रिय मित्रों, आज मैं दुनिया के सबसे घृणित पाप की बात करूंगा। मेरे व्यक्तिगत विचारों में अगर कोई सबसे ज़्यादा घृणित पाप हो सकता है तो वह एडल्ट्री या इनफाइडेलिटी है। यानी किसी औरत या किसी व्यक्ति का अपनी मैरिज के बाहर, शादी के बाद किसी और दूसरे या मर्द के साथ में संपर्क और लैंगिक व्यवहार एक सबसे बड़ा क्राइम है। मानव जाति का प्रादुर्भाव जो फैमिली एक सिस्टम बना, जो एक परिवार की धुरी और शादी का आधार बना, उसी पे निर्धारित है। मानव के सारे इमोशंस, सारे कर्तव्य, सारा व्यवहार, सारी उसकी ड्यूटीज़ या उसके राइट्स या फिर उसका सम्मान या फिर उसका अपमान या उसकी पहचान, हर चीज़ निर्भर करती है इसी शादी की विशुद्धता पे। अगर शादी की व्यवस्था विशुद्ध नहीं है तो वह समाज वर्ण संकरों को पैदा करता है, और वर्ण संकरों का जहाँ पैदा होना शुरू हो जाता है उस समाज का विनाश निश्चित है। ऐसा गीता में कृष्ण ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, पहले ही अध्याय में, जिसका मैं बहुत बार जिक्र भी कर चुका हूँ। तो शादी के, मैरिज के शुद्धता, इसमें एक दूसरे के लिए समर्पण, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए श्रद्धा, एक दूसरे के लिए सम्मान, वह अत्यधिक आवश्यक है। वही इसकी धुरी है। कुछ समझौते जीवन में करने पड़ते हैं और कर लेने चाहिए। यही मानव व्यवहार की खासियत है। मैं यहाँ एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 1972-73 में हमने उस वक्त डाइवर्स जो है हिंदुस्तान में होना चाहिए और इसको आसान बनाना चाहिए, इस पे एक हमारी एम्स के स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जस्टिस खन्ना चीफ गेस्ट थे। मैं भी उसमें एक वक्ता था। सब बच्चों ने अपने विचार डाइवर्स के अगेंस्ट में और फेवर में दिए। अंततः जस्टिस खन्ना को कहा गया कि आप अपने विचार व्यक्त करें। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दे करके और उस बात का उन्होंने वहाँ पे उसका अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जब LLB करने के लिए या बार एट लॉ करने के लिए इंग्लैंड में पढ़ने गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष में, यानी कि 3rd ईयर में ही जब मैं था, तो मेरे पिताजी का एक टेलीग्राम वहाँ पे आया कि आपकी शादी पक्की कर दी गई है और आप तुरंत दिल्ली आ जाएं। उस ज़माने में पिता को इनकार करना संभव नहीं हुआ करता था। वो आए, उन्होंने शादी की, कुछ दिन रहे और वापस चले गए इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने साल भर बाद इंटर्नशिप करके अपनी LLB की डिग्री ली और वो वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने वकालत शुरू कर दी और वकालत शुरू करने के बाद में उनका गोना हुआ। पहले शादी के वक्त लड़की का चेहरा पति को नहीं दिखाया जाता था।
गोने के टाइम में ही पति अपने पत्नी का चेहरा देखता था, नहीं फोटो दिखाने का उस वक्त रिवाज होता था। इसलिए जब पल गोना होने पे उन्होंने अपनी सुहाग रात को अपनी पत्नी को देखा तो वो दंग रह गए। वह स्मार्ट, इंग्लैंड में पढ़े हुए, अंग्रेजी जानते हुए, वकालत बार एट लॉ करके आए हुए, और उनके सामने एक लड़की खड़ी थी, यो काली काली रंग की थी, चेहरे पे चेचक के दाग थे, और किसी भी दृष्टि से वह खूबसूरत कहने लायक नहीं थी। उन्होंने उसको देखा, लेकिन उस वक्त उनमें इतनी जागरूकता थी, इतना अंतर्ध्यान उनको था, उन्होंने उसको अपनाया, उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम बड़ा सुखी जीवन लीड करते रहे। वह एक क्षण मात्र का देख करके एक रिएक्शन था, पर उसके बाद तुरंत बाद जब उनको एहसास हुआ कि यह मेरी पत्नी है, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, तो दुनिया का सारा सौंदर्य उनको उसमें दिखाई लगने लगा। और उस सुंदर पत्नी को उन्होंने अपने जीवन भर किया, और फिर उन्होंने बचाया कि हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, और वो इतनी अच्छी औरत और वाइफ सिद्ध हुई कि पूरे खानदान में वो सबसे श्रेष्ठ बहू थी। उन्हीं के कारण उनका पूरा जीवन सक्सेसफुल हुआ, उन्हीं के कारण सब कुछ वो कर पाए, उन्हीं के कारण बच्चे उनके सारे के सारे आज वेल सेटल्ड हैं, और वो स्वयं अभी रिटायरमेंट का जीवन जी रहे हैं। और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं 1000 बार अगर मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़ा तो मैं उसी से शादी करूँगा। मैं इतना खुश हूँ। अब इसमें उठता है कि वो खुश क्यों थे? क्यों कि उनकी पुरानी आस्थाओं में मान्यताएं थी। वो स्पिरिचुअल लेवल पे एक आदमी से बहुत गुना ऊपर थे। वो एक पक्के हिंदू थे जिनमें उनके संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे, उनके परिवार वालों ने, उनकी फैमिली वालों ने। और ये संस्कार आज से नहीं, सदियों से उनके डीएनए में चले आ रहे थे, जिन्होंने अपने डीएनए में एक स्पेस स्थान बना लिया था। मैंने भी शादी से पहले अपनी पत्नी को नहीं देखा। हालांकि मैंने तो 1975 में शादी की थी, पर शादी से पहले, सगाई से पहले मैंने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। सब कुछ तय होने के बाद ही मैंने उनके दर्शन किए। यह एक विश्वास और एक अपने जीवन के संस्कार को निभाने की बात होती है, उसको पूर्ण रूप से उस मान करके और उसको फॉलो करने की बात होती है। लेकिन आज जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में कहा कि मान्यताएं सब टूट चुकी हैं। आदमी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे एक अमीबा की तरह या एक बहुत छोटे जानवर की तरह जी रहा है, जो सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में नॉर्मल आवश्यकताओं को ही सब कुछ सत्य मान करके और उन्हीं के आधार पे अपनी इच्छा अनुसार जीना चाह रहा है, और ये समाप्त हो चुका है। आज जिस बात की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई एक औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ देख सकती है, किसी दूसरे आदमी से प्यार कर सकती है, यह एक आम बात हो गई। हम सब की मानसिकता तो तब भी वैसी थी, हम उसी डीएनए से तब भी वैसे ही बने थे, तब भी हमारे ब्रेन का वेट 1.2 kg ही था, लेकिन हमारी मान्यता, विश्वासों और संस्कारों के कारण हमारी सोच अलग थी। आज वो संस्कार खत्म हो जाने से हमारी सोच अलग है। हम अपनी इंद्रियों के अधीन चले गए हैं। उन्हीं इंद्रियों के अधीनता के कारण हमारे मन के जो विकार हैं, ये मानिए कि वो विकार पहले भी थे, लेकिन उन विकारों को हम अपने संस्कारों से शांत कर देते थे। विकार तो व्यक्ति में शुरू से रहे, हर जानवर में विकार जो है वो तो मनोविकार तो होंगे ही होंगे। मनोविकार उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में आज हैं जितनी क्वांटिटी में पहले थे, लेकिन पहले वो मैनिफेस्ट नहीं करते थे, वो सरफेस तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि संस्कार
जो है उनको दबा करके और उनको सीधा कर देते थे, उनको अपने में ही विलीन कर लेते थे और वो संस्कारों का पार्ट बन के कभी प्रकट नहीं होते थे, जो आज बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। आज किसी भी स्त्री पे भरोसा करना शायद आवश्यक, बिल्कुल मुझे जैसा मैं अनुभव चारों तरफ करता हूँ और जिस तरह के बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको जीवन को देखता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा हूँ, एम्स का डायरेक्टर भी रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ, समाज में भी रहा हूँ, और मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे वो संस्कार अपने साथ लिए नहीं हैं, बल्कि वो अपनी मूल भावनाओं से जो व्यक्ति की पाश्विक वासनाएं हैं, अपनी वासनाओं से ही वो अपना व्यवहार निश्चित कर रहा है, और जिस चीज़ में उसको क्षणिक आनंद, वह आनंद हमेशा के लिए नहीं है, वो क्षणिक है, वो क्षणिक आनंद के पीछे भाग रहा है, क्योंकि संस्कार जो उसको रोकते थे, समझाते थे, असली आनंद की तरफ ले जाते थे, उन संस्कारों का बिल्कुल ही अभाव हो गया है पेरेंट्स में भी और बच्चों में। जब पेरेंट्स में नहीं है तो बच्चों में आएगा ही कहाँ से? यह समस्या है। इसलिए आज के समाज में पत्नी का दूसरे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित हो जाना और उनके साथ संबंध बना लेना, यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। अंग्रेजी में हम इसको चीटिंग कहते हैं, सेक्सुअल चीटिंग कहते हैं। यह सेक्सुअल चीटिंग आज के समाज में एक बहुत कॉमन बीमारी की तरह, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा थी, अमेरिका में तो पूछो ही मत, बात ही मत पूछो इसकी, और हिंदुस्तान में भी यह अपना घर करती जा रही है। इसलिए इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि आज दोनों व्यक्ति, औरत और आदमी, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग विचारों से आते हैं, और अलग अलग विचार और साथ में एक स्वतंत्रता और एक अधिकार लेके आते हैं कि हम आपके बराबर हैं। एक बराबरी का अधिकार लेके आते हैं, जिसमें सिर्फ अपने अधिकारों की बात है, अपने फ़र्ज या ड्यूटी का, या अपने सास ससुर भाई बहनों के साथ में अच्छे व्यवहार का, या उनके प्रति अपनी ड्यूटीज़ का उनके मन में किसी तरह का कोई भी क्षण मात्र भी उनमें आधार नहीं है। तो इसलिए ऐसी औरतों का, ऐसी पत्नियों का इधर उधर भटक जाना बहुत आसान होता है। और जब ये संस्कार खत्म हो जाते हैं तो अंदर के वो छुपे हुए राक्षस, वो मानसिक विकार, वो सरफेस पे आने लगते हैं। संस्कारों से वो दबे रहते हैं नीचे, लेकिन जब संस्कारों का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो वो सारे के सारे पाश्विक विकार या मानसिक विकार वो सरफेस पे आने लगते हैं, और उनके अंदर, उनकी गाइडेंस के अंतर्गत यह औरतें बर्बाद परिवार को कर देती हैं। अपने पति का बर्बाद तो करती हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर देते हैं। वो वर्ण संकर तक पैदा कर देते हैं, उनको कर देती हैं, और उनको दूसरा कोई मन में पश्चाताप भी नहीं होता। उसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो पुरातन में नहीं होती थी। ये मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो संस्कारों से दबी रहती थी, संस्कार उन पर कंट्रोल रखते थे, और आज भी वो इतनी ज़्यादा भयंकर नहीं है कि संस्कार कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए वो बड़ी जल्दी सरफेस पे आके और व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल रूप में करना शुरू कर देता है। तो इसमें नंबर पहला आता है नार्सिज्म। अगर किसी औरत को नार्सिज्म है, स्पाउस को नार्सिज्म है, मेल या फीमेल को, तो वह व्यक्ति प्रोन होता है। एक आदमी या एक औरत उनके लिए कभी काफ़ी नहीं होती, वो 1, 2, 3, 4 औरतों से संबंध रखने के लिए हमेशा कोशिश करता है और उनको बहुत ही छुपा करके रखता है। इस पे डिटेल पे मेरा सेशन है, आप उसे सुन सकते हैं। दूसरा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज़ जो हैं या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वह लोग भी इस तरह की हरकतों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, चाहे वो औरत हो
चाहे आदमी हो। इसी तरह जो सोमेटिक नार्सिसिज्म है, ये एक स्पेशल क्वालिटी है, उनकी सेक्स के प्रति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। और उनका तो एक आदमी से काम चलता ही नहीं, वो 5-5, 7-7 व्यक्तियों के रिलेशन रख सकते हैं, और इस ढंग से रख सकते हैं कि एक दूसरे के उनके रिलेशन का कोई भी पता नहीं चलता। इसी तरह डार्क ट्रेड है, जो मैंने पहले अलग से इसमें सेशन लिया है, आप उसको देख सकते हैं। वो व्यक्ति भी या औरतें भी आसानी से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में दूसरों के साथ में इन्वॉल्व हो सकती हैं। साइकोपैथ्स इनवेरिएबली आउट ऑफ वेडलॉक जा सकते हैं। वो अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरों में से संबंध बनाने में उनको काफ़ी आनंद आता है। इसी तरह सोशियोपैथ भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर एक अलग से सिंड्रोम है, कंपल्सिव चीटिंग डिसऑर्डर। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चीटिंग करना एक धंधा सा बन जाता है, वो ये डिसऑर्डर बन जाता है, कंपल्सिव है उनके लिए। उनको हर महीने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे उनके फ्रीक्वेंसी सेट है, उनको कोई ना कोई और आदमी चाहिए ही। वो उससे अपना संबंध बनाएंगे ही, चाहे किस तरह भी अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को धोखा देना पड़े। उसके बाद एक कंडीशन है जिसका वैसे किताबों में जिक्र नहीं है, डिजीज़ नहीं माना जाता, उसको निम्फोमेनिया कहा जाता है, जहाँ पे औरत की बहुत एक्सेसिव डिजायर होती है मल्टीपल लोगों के साथ में अपने संबंध बनाने में। ऐसे ही पैथोलॉजिकल लीजन्स कई बार जो होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, पिट्यूटरी में हो सकता है, किडनी के ग्लैंड्स, एड्रिनल्स में हो सकता है, कहाँ भी, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस ओवरी में हो सकता है। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो है, उनसे भी कभी कभी औरतें जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ चली जाती हैं। फिर उसके अलावा कई तरह के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, मैंने काफ़ी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर प्राय सभी कवर अप किए हैं, और वो प्राय उनमें सभी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए बड़े प्रोन होते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि ये चीज़ गलत है। मेन चीज़ जो हमको रोज़ रोकती है वो हमारा ये एहसास कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, और उन लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एहसास ही चला जाता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से इन कामों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एल्कोहलिज्म में 2 कारणों से हो सकता है। एक तो एल्कोहलिज्म से, प्रोलॉन्ग्ड एल्कोहलिज्म से जो व्यक्ति का एक मानसिक स्तर है वो गिर जाता है, उसकी वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, कभी कभी नशे में, अगर दोनों ही आदमी और औरत नशे में हैं, तो वो ये अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो लोग भी या तो अपने आप को ऐसी औरत किसी और को सबमिट कर देती है, और अगर आदमी है तो वो किसी औरत को सबमिट कर देगा, तो उनमें भी संभव है। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं बिग 5 क्राइटेरिया। कोई औरत या आदमी वह वनरेबल है कि नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के लिए, इनफाइडिलिटी के लिए, उसके लिए 5 क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक एग्रीएबलनेस, कंसेंसुअसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। तो जिनमें यह सब चीज़ें हैं, यह सब गुण जो हैं वो लो मात्रा में होते हैं, मैं इनके आगे फिर बात करूँगा, लो मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। इसी तरह से दूसरा है हेक्साको क्राइटेरिया, जिसके अंदर ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, इमोशनलिटी, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंससनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस रहते हैं। उनका भी ग्रेडेशन किया जाता है, और इसमें देखा गया है कि जिनमें ये लो मात्रा में होते हैं, लो कोर पे होते हैं, वो लोग ज़्यादा वनरेबल होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल या इनफाइडिलिटी के लिए। इसके अलावा बहुत सी बातें निर्भर करती हैं सोशल ट्रेडिशंस के। ट्राइबल लोग हैं जहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। फिर रिलीजियस ट्रेडिशन, कुछ धर्मों में ऐसे प्रावधान हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कर सकते हैं।
उसके अलावा मेजर साइकोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसे सिजोफ्रेनिया और है, वो लोग भी वनरेबल हो जाते हैं। इसी तरह से मेजर न्यूरोसिस या न्यूरोटिक सिंड्रोम जो हैं या कंडीशंस हैं, उसके कारण भी कई बार आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ चल पड़ता है। ना एक जनरल बात इसके लिए कही जाती है कि प्री मैरिटल बिहेवियर वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि शादी से पहले क्या व्यवहार था। अगर शादी से पहले जो वुमेन है या आदमी है वो चीटर है, तो उनके लिए कहावत कही है, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। वो अपने उस स्वभाव को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो जो स्वाद उसे चख लिया है शादी से पहले और उसका कुछ नहीं हुआ है, कोई उसको नुकसान नहीं हुआ है, तो वो उसी तरीके से चोरी छुपे वह काम जिंदगी भर जारी रख सकता है। इसके बाद में आते हैं पर्सनैलिटी क्राइटेरियाज। तो कई पर्सनैलिटीज ऐसी जो बड़ी वनरेबल होती हैं, उसमें 3 मेन रूप से हैं। डार्क ट्रायड्स जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, द बिग 5 एंड हेक्साको। इन दोनों की बात मैं कर चुका हूँ और थोड़ी थोड़ी डिटेल में मैं आगे भी बात करूँगा। बिग 5 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ उनके जो है। अब मैं आता हूँ हेक्साको में। हेक्साको में नंबर 1 पे आता है ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। जो लोग ज़्यादा ऑनेस्ट और सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी होता है, जो हाई स्कोर जिनमें ये होते हैं, वह लोग करैक्टर के बहुत पक्के होते हैं। वह कभी इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर जिनमें ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी का लो स्कोर होता है वो वनरेबल होते हैं। मैं बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। सेकंड फैक्टर आता है इमोशनलिटी। जो हाईली इमोशनल लोग हैं वो डिम्पैथी बहुत डीपर होती है और इसीलिए उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस भी देख सकते हैं अपने एक्शन के। इसलिए हाई स्कोर वाले यानी कि हाईली इमोशनल लोग जो हैं वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। वो इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनलिटी के साथ साथ उनको ये समझ होती है कि हर किसी चीज़ की क्या कौन सी हो सकती है। वो इमोशनल प्यार उसको अपने हस्बैंड के लिए भी होता है, उतना इमोशनल प्यार उसको अपने बच्चों के लिए होता है, उतना इमोशनल प्यार उसको अपने परिवार के लिए होता है। इसलिए उन सब के इमोशन मिल कर के उसको किसी भी गलत काम करने को नहीं देते। जिनमें ये स्कोर लो होता है वो वनरेबल हो सकते हैं। ऐसे एग्रीएबलनेस है। हाई स्कोर वाले जो एग्रीएबल लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो अपने टेम्पर और जज के साथ में दूसरों के साथ में लीनियंसी को फॉलो कर सकते हैं, वो आसानी से किसी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। और यह इनफिडेलिटी धोखे की बात होती है। सो इसलिए एग्रीएबलनेस किसी आदमी में है कि आपसे बड़ी आसानी से बात कर लेता है, बहुत अच्छे से बात कर लेता है, कोई लेडी है कोई और है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल या इनफिडेलिटी में या इजी टारगेट है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। नो, वो इमोशनल एग्रीएबलनेस उनमें है। वो एग्रीएबलनेस उनको सब अपनी पर्पस के लिए है। वो लीनेंट हैं, वो फॉरगिव करने वाले लोग हैं, लेकिन इमोरल नहीं हैं। जहाँ तक मोरलिटी की सवाल है और मोरल प्रिंसिपल्स में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, लेकिन जो एग्रीएबलनेस में लो हैं, जिसमें एग्रीएबलनेस का स्कोर लो है, वो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों में इनफिडेलिटी में एक या दूसरा बहाना ढूंढ करके उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही एक्स्ट्रावर्जन है। जो एक्स्ट्रावर्जन लोग हाई स्कोर वाले हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और उनमें अपने व्यक्तित्व का बहुत स्वाभिमान होता है, और उसी स्वाभिमान के कारण उनको हिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अपने आप पे विश्वास करते हैं और वो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के पास में नहीं फंस पाते हैं, और इसलिए वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कभी इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व हों। लेकिन जिनमें ये स्कोर कम है एक्स्ट्रावर्जन का, वो संभव है, क्योंकि
वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, और उस कमज़ोर महसूस करने के कारण वो कभी कभार जो है ऐसी हरकत कर सकते हैं। ऐसे ही आता है कॉन्सेंसुअसनेस। कॉन्सेंसुअसनेस मीन्स अंतरात्मा जो आपको सही और गलत में अंतर सिखाती है, उसका भी स्कोर जिसमें हाई है वह व्यक्ति परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। तो वो तो कर ही नहीं सकता। लेकिन जिनमें लो स्कोर है उनके चांसेस है कि कभी इम्पल्सिविटी में, कभी एक इम्पल्स आने में, अतिरेक में वो कुछ ऐसा कर्म कर बैठे। इन सेंस ये है कि ये जितने भी इमोशंस जिन लोगों में स्ट्रोंग हैं वो लोग कभी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर वो हैं तो यानी कि उनमें चीज़ें लो स्कोर में हैं। ऐसे ओपननेस और एक्सपीरियंस पे बहुत से लोग बहुत ओपन होते हैं, बहुत सी लेडीज़ बहुत ओपन होती हैं, हर किसी से बात कर लेंगे हंस के मजाक के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनफिडल हो गई, इसका मतलब ये कत्ते भी नहीं है कि उनको आसानी से कोई दूसरा आदमी ले जा सकता है। नहीं, नॉट एट ऑल। उनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं और वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं और इतने ज्ञानी होते हैं कि वो दूसरे को तुरंत जज कर लेते हैं। रादर अपनी ओपननेस के कारण जो है वो लोग दूसरे को बहुत जल्दी खोल करके देख लेते हैं, पुर्जा पुर्जा उसका पहचान लेते हैं कि ये आदमी क्या चीज़ है, और इसलिए वो अगर थोड़ी गंदगी नज़र आती है तो दूर भाग जाते हैं। लेकिन लो स्कोर जिनमें नहीं इसका होता है, ओपननेस का और एक्सपीरियंस का, जिसको घुन्ना लोग अपन कहते हैं, बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, वो लोग इतने ज़्यादा क्योंकि आइडिया में क्रिएटिव नहीं होते। जो हाई स्कोर उसके ओपननेस के बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, ये बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते, और वो उनके आइडियाज़ भी होंगे तो वो रेडिकल आइडियाज़ से बड़े दूर होते हैं, और वो कोई आर्ट वर्क या इस चीज़ में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता। और इंटेलिजेंट क्यूरोसिटी जो ओपननेस में बहुत ज़्यादा होती है वो बिल्कुल नहीं होती, तो इसके लिए इनके कभी कभार फंसने के चांसेस रहते हैं। ये जो हाई और लो स्कोर मैंने बताया, इसमें सिर्फ एक संभावना का पता चलाया जा सकता है। उस व्यक्ति के अध्ययन से आप एक संभावना का पता चला सकते हैं। जहाँ पे शक बहुत ज़्यादा है, जहाँ प्रूफ्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वहाँ आप उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस से ये करके इतना ही कहा जा सकता है कि यह इस चीज़ को प्रोन है कि नहीं है, इस व्यक्ति के साथ यह संभावना है कि नहीं है, पक्का कोई नहीं कह सकता। अब हम लास्ट में फिर दोबारा आते हैं कंपल्सिव चीटिंग डिसऑर्डर पे हैं। यह एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है जो या तो अकेले में हो सकती है, अकेली हो सकती है, या फिर दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिज्म वगैरह के साथ में यह हो जाती है। खास करके सोमेटिक नार्सिसिज्म के साथ में ये हो जाती है, और उसमें आदमी या औरत कंपल्सिव चीटर होता है, उसने चीट करना ही करना है। रादर लोग इनको सीरियल चीटर कहते हैं। एक जगह उनका अध्याय पूरा हुआ तो दूसरा अध्याय उन्होंने खोल दिया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा अध्याय होगा। सीरियल चीटर्स हैं, और इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्रॉनिक इनफिडेलिटी है जो लाइफ लॉन्ग उस व्यक्ति में लास्ट करती है ना। इस स्थिति के साथ में इन लोगों को फाइनली एक एडिक्शन हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी का, और इनका व्यवहार भी एक सेक्स एडिक्ट की तरह हो जाता है। ये जो कंपल्सिव चीटिंग डिसऑर्डर वाले हैं, ये एक कंपल्सिव एडिक्ट बन जाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के। कुछ कभी कभार उनको सब्सटेंस यूज, जो ड्रग एडिक्ट भी हो सकते हैं, उसी के साथ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी उनको हो सकते हैं, और कई बार उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी साथ में एसोसिएट हो सकती हैं जो उनको इस चीज़ के लिए प्रवृत्त कर रही होती हैं। तो इस तरह से यह हमने देखा कि जो इनफिडेलिटी या चीटिंग जो है वो किस तरह से होती है, क्यों होती है, कैसे होता है। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। अब हालांकि ये डिपेंड करेंगे आदमी के सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस फैक्टर्स जो होते हैं उन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन
मेन रिजल्ट जो होता है वो ब्रोकन फैमिली, बच्चे खराब हो जाते हैं, चिल्ड्रंस साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, सेपरेशन के कॉम्प्लिकेशन जो हम देखते हैं, प्रॉपर्टी का कैसे, बच्चे किसके पास जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन कुछ औरतें पैदा कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जो सेक्स अनकंट्रोल्ड होगा तो दूसरों के बच्चे भी एक आदमी घर आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट खड़ा कर देते हैं। और मेरी ज़िंदगी तो गुजरी ही ऐसे डिस्प्यूटों को सेटल करने में, क्योंकि मैं डीएनए लैब करता था और उसमें बहुत ऐसे केसेस आते थे। अनुपमा रैना से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो समय लगा करके उन केसेस को कंप्यूट करके एक सेशन दे जिससे लोगों को पता चले। आई थिंक वो जल्दी ही ये सेशन तैयार कर लेंगी। डिग्निटी ऑफ फैमिली है, पूरी फैमिली की डिग्निटी। अगर एक इलेजिटिमेट बच्चा 5 भाई या 7 भाई भी उनके बीच में आ गया तो वो पूरी फैमिली के ऑनर को गिरा देता है, उसकी रेपुटेशन को ख़त्म कर जाता है। खुद की डिग्निटी भी जिस औरत को है उसको तो है ही, लेकिन आदमी जो उसका हस्बैंड है उसकी डिग्निटी भी ख़त्म हो जाती है। सोशल डिस्कार्ड कई बार हो जाता है, आसपास के लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, उनके घर में शादियां नहीं करते या उनके बच्चों की शादियां कहीं और उन्हें दिक्कत आती है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि फिर फैमिली में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई एक आधा नौकरी से रिजाइन दे जाता है, कोई भाग जाता है, कोई कुछ करता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी के डिवीज़न में खास करके जब कोई इलिजिटिमेट बच्चा है बहुत बड़े इशू खड़े हो जाते हैं कि उनका क्या करें। ऐसे ही सारी रिलेशन जो विद इन फैमिली है वो स्पॉइल्ड हो जाती है, पूरी फैमिली का सत्यानाश हो जाता है और उस फैमिली के और उन लोगों के जो मॉरल वैल्यूज हैं और वैल्यू सिस्टम है वो नीचे गिरने लगता है और उनमें बहुत ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस चीज़ के कारण आना शुरू हो जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ में।